स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट होता है, इसका जो पीडीएफ है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है। टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों ने आपका 6th मंथ करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट इंडेक्स और स्पोर्ट्स करंट अफेयर का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1855। 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी? तो ये कोलकाता में एक जगह है रिसरा। तो कोलकाता में जो रिसरा जगह है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम भारत में कपास मिल की बात करें तो पहली कपास मिल कहाँ पे कब खोली गई थी? तो ये 1818 में कोलकाता में ही खोली गई थी पहली कपास मिल। और अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी रेखा की गणना करना। गरीबी रेखा की जो गणना करना होता है ये सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। और ये 2005 में गरीबी रेखा की गणना की गई थी। और ये कर सुधार का संबंध किससे है? तो कर सुधार जो है ये चिलैया समिति है। कौन सी समिति है? चिलैया समिति के द्वारा ये कर सुधार समिति थी। और ये चिलैया समिति कब बनाई गई थी? तो 1991 में ये चिलैया समिति बनाई गई थी। बैंकिंग सुधार किस समिति से संबंधित है? तो जो नरसिम्हा समिति है, जो नरसिम्हा समिति थी उससे ये बैंकिंग सुधार संबंधित है। और ये भी 1991 में ही बनाई गई थी। केंद्र राज्य संबंध का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध जो है ये सरकारिया समिति किससे है? तो ये सरकारिया समिति से संबंधित है। और ये 1983 यानी कि 1983 में बनाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट समिति होती हैं जो ये पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सलीम अली। सलीम अली की ये पुस्तक है द फॉल ऑफ एन स्पैरो। अगर हम सलीम अली की बात करें तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। भारत का बर्डमैन के रूप में सलीम अली को जाना जाता था। और सलीम अली को 1976 में भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो पद्म विभूषण होता है इससे नवाजा गया था। सलीम अली की एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक होती है, वो कौन सी है? तो सलीम अली की जो दूसरी इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है आपकी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड ये सलीम अली की दूसरी पुस्तक है। और द फॉल ऑफ एन स्पैरो ये भी सलीम अली की पुस्तक है। ये दोनों बुकें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, FIDE 2023 में ग्रैंड स्लैम स्विज, जो ग्रैंड स्लैम स्विज होता है ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी FIDE 2023 के ग्रैंड स्लैम स्विज को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। और अगर हम कोनेरू हम्पी की बात करें तो कोनेरू हम्पी ने 2024 में ही FIDE का जो वर्ल्ड चेस्ट रैपिड चैंपियनशिप होती है वो जीती थी। और ये ऐसा करने वाली दूसरी महिला बन गई थी जिन्होंने वर्ल्ड चेस रैपिड चैंपियनशिप जीती थी। तो ये दूसरी महिला बनी थी। और अगर हम डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश क्या है? तो डी गुकेश भी शतरंज से संबंधित है। और आर वैशाली का संबंध भी शतरंज से ही है। और डी गुकेश की अगर हम बात करें तो सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियनशिप बने हैं डी गुकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, टुसू पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो जो टुसू पर्व होता है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। झारखंड से टुसू पर्व का संबंध है। अगर हम झारखंड के अन्य पर्वों की बात करें तो इसमें सरहुल मनाया जाता है। एक तो सरहुल होता है आपका
दूसरा आपका कर्मा पूजा होता है, कर्मा पूजा। और तीसरा धान बुनी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, धान बुनी ये भी आपका झारखंड में मनाया जाता है। एक तो टिशू पर्व हो गया आपका, सरहुल हो गया, कर्मा पूजा और धान बुनी, ये सारे के सारे आपके झारखंड से संबंधित हैं। मैंने कल के मॉक टेस्ट में आपको कराया था, जो बिहार की पेंटिंग होती है ये क्या होती है, तो बिहार की जो पेंटिंग होती है मधुबनी ये पेंटिंग होती है, और महाराष्ट्र की पेंटिंग क्या होती है, तो ये मैंने कल क्वेश्चन कराया था आपको। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1875 में अलीगढ़ आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सहयोगी थे। तो 1875 में जो आपका अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसमें कौन सहयोगी थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा चिराग अली 1875 में अलीगढ़ आंदोलन के समय सहयोगी थे। अगर हम अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया गया था। और 1875 में ही सैयद अहमद खान के द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इससे पहले इस योजना का नाम क्या हुआ करता था, तो इससे पहले इंदिरा आवास योजना इस योजना का नाम हुआ करता था। तो 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना इसको कर दिया गया, लेकिन इससे पहले जो इसका नाम होता था वो इंदिरा आवास योजना नाम होता था। अगर हम 2016 में ही बात करें तो एक और स्कीम शुरू की गई थी, वो थी आपकी पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत हुई 2016 में की गई थी। ये फ्री गैस कनेक्शन से संबंधित पीएम उज्ज्वला योजना थी। अगर हम 2014 में बात करें तो 2014 में पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, और इसको 2024 में इस स्कीम ने 10 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधार जनपद की राजधानी क्या थी। तो गांधार जनपद की जो राजधानी थी वो आपकी थी तक्षशिला। अगर हम बज्जी की बात करें तो बज्जी जो मगध जनपद का था उसकी राजधानी क्या थी, तो ये इसकी वैशाली राजधानी थी। वहीं अगर हम पाटलिपुत्र बात करें तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और प्राचीन में जो पहले राजधानी थी मगध की वो थी आपकी राजगृह। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पत्तियों से पानी खोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पत्तियों से पानी खोने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो लीव्स होती हैं उनसे वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों का आयाम क्या निर्धारित करता है। तो ध्वनि तरंगों का जो आयाम होता है आपका ये प्रबलता निर्धारित करता है। प्रबलता जो ध्वनि तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों में आयाम होती है, तो उनकी प्रबलता को ये निर्धारित करता है। अगर हम साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि जो होता है सबसे तेज किसमें होती है, तो ठोस, ठोस के बाद द्रव्य आता है और द्रव्य के बाद गैस। सबसे कम गैस में स्पीड होती है इसकी, ठोस, द्रव्य और गैस, ये इसका ध्वनि का होता है। अगर ध्वनि की हम इकाई की बात करें तो ध्वनि की जो इकाई होती है ये क्या होती है, तो ये आपकी डेसिबल क्या होती है, डेसिबल जो होती है इसको हम डीबी से डिनोट करते हैं। डेसिबल ये ध्वनि की इकाई होती है। और अगर हम मानव कान की बात करें तो ये कितनी ध्वनि सुन सकता है, तो मानव कान जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है। मतलब जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के बीच में होती है ये मानव सुन सकता है, मानव कान। अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कर्जन के समय हुआ था। अगर हम कर्जन के कार्यकाल की बात करें तो कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से कब से 1899 से 1905 तक ये कर्जन का कार्यकाल था।
और वहीं अगर हम बात करें तो जो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द जो किया था वो हार्डिंगे द्वितीय के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और इसी समय ये फैसला लिया गया था कि अब राजधानी जो है वो दिल्ली होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिशूरपुरम उत्सव का संबंध किस राज्य में है। ये प्रश्न हमने कल आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, कई सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था। तो ये पूछा गया था त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल राज्य से संबंधित है त्रिशूरपुरम। अगर हम केरल के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें सबसे फेमस त्यौहार मनाया जाता है ओणम, और ओणम के बाद एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम होता है अट्टुकल। ओणम और अट्टुकल और त्रिशूरपुरम जो है ये आपके केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूएस कोकरली साइमन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है। तो जो क्यूएस यानी कि क्वेकर अली साइमन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट होती है, इसमें आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसका राइट आंसर होगा 44। आईआईटी दिल्ली को 44वां स्थान मिला, जबकि 48वां स्थान जो है वो आईआईटी बॉम्बे को मिला। और वहीं अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास को, तो वो कौन सा स्थान मिला, तो आईआईटी मद्रास को जो है वो 56वां स्थान मिला। और उसमें पहले नंबर पर कौन सी एशिया की कंट्री थी ये रही, तो पहले नंबर पर चाइना रहा। चाइना की जो पीकिंग यूनिवर्सिटी थी, PEKING पीकिंग यूनिवर्सिटी थी, वो पहले स्थान पर रही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो FTP का जो पूर्ण रूप होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और मैंने आपसे पहले सेट में सिम का भी फुल फॉर्म पूछा था, जिसका आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया था, लेकिन सभी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है, जो प्रश्न पूछते हैं उनका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म होता है। और FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये FTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन था यह आपका बेलग्रेड सर्बिया में इसका आयोजन किया गया था। और ये 1961 में इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान समय में नाम इसको हम नॉन अलाइजिंग मूवमेंट गुट निरपेक्ष सम्मेलन के नाम से जानते हैं, नाम के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें 120 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न आता है, स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा किसके द्वारा तस्करी कर भारत लाया गया था। तो स्टटगार्ड में जो तिरंगा फहराया गया था ये किसके द्वारा तस्करी कर भारत लाया गया था, तो इंदुलाल याग्निक जो थे इनके द्वारा तस्करी कर भारत लाया गया था ये तिरंगा। वहीं अगर मैडम बीका जी कामा की बात करें तो इन्होंने स्टटगार्ड में 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो जो 69वां संविधान संशोधन था इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। अगर हम 73वें अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे इसमें पंचायतों का वर्णन है और 74वें में नगर पालिकाओं का वर्णन होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश के से अधिकृत किया गया है। तो ये किस देश से अधिकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से इसको अधिकृत किया गया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमने DPSP लिया है एक, तो DPSP के बाद राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका नामांकन जो है वो हमने आयरलैंड से ही लिया। कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा से हमने केंद्र के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ ली। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने सम्मति सूची ली और संयुक्त बैठक ली। संयुक्त बैठक के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेबल का उत्तराधिकारी कौन था। तो लॉर्ड बेबल का जो उत्तराधिकारी था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये लॉर्ड बेबल का उत्तराधिकारी था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अंतिम वायसराय था
लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के साथ ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ब्राज़ील। ये सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा है? तो जो मुंबई बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो ये एकमात्र प्राइवेट बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह, और ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में तूतीकोर्न और चेन्नई बंदरगाह भी स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, और विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न होगा ये, कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में चलती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जेट धाराएं होती हैं ये तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर में ये जेट धाराएं चलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये जो योजना थी ये आपकी श्रेष्ठ योजना जो थी ये योजना चलाई गई थी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न आता है, सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संगीतकार का नाम क्या था? तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी जी थी जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये रमन मैग्सेसे इनको कब दिया गया था? तो 1974 में इनको रमन मैग्सेसे दिया गया था, और ये पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। 1998 में भारत रत्न दिया गया था। और MS सुब्बुलक्ष्मी जी का संबंध जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ था? तो अंतरिम बजट जो होता है ये आवंटित किया गया था किस मंत्रालय को? तो रक्षा मंत्रालय को ही यह आवंटित किया गया था। और अभी 1 फरवरी 2025 को पूर्ण बजट पेश किया गया, तो इसमें भी जो है वो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मैंने आपसे कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मैंने ऊपर प्रश्न भी डिस्कस कर लिया। तो केरल में ये आपका मनाया जाता है त्रिशूरपुरम। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल है? पेट, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, और टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ये PDFs और बाकी की जो PDF इंपॉर्टेंट PDF होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आपको वहीं पे प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग RPF के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग RPF के मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और GK GS के करंट अफेयर के भी और सेक्शन वाइज करंट अफेयर के भी मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड हैं, तो आप लोग आसानी से ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करके आंसर जरूर दिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।